गुड इवनिंग। आज रात हम मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ती हुई सिचुएशन को ट्रैक कर रहे हैं। एक ऐसी स्टोरी जिसके ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। इजरायल ने रिपोर्टेडली ईरान के अंदर एक बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च किया है, जिसमें की न्यूक्लियर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। सिचुएशन बहुत टेंस है। कुछ रिपोर्ट्स जो अभी भी अनकन्फर्म्ड हैं के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प में हाई लेवल कैजुअल्टीज हुई हैं। इस बोल्ड मूव ने पूरी दुनिया में शॉकवेव्स भेज दी हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला दिया है और नेशंस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। आज रात सबके मन में यह सवाल है कि ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं, बल्कि कब और कैसे। यह कई मेजर डेवलपिंग स्टोरीज में से एक है जिसे हम आपके लिए फॉलो कर रहे हैं। हम एक एयर इंडिया फ्लाइट के ट्रैजिक क्रैश को भी कवर कर रहे हैं, गाजा के लिए एक डेस्परेट एड मिशन जिसे समुद्र में इंटरसेप्ट किया गया, और लॉस एंजलिस में प्रोटेस्ट्स के साथ यहीं घर पर बढ़ती हुई टेंशन्स। दुनिया ऐसी लग रही है जैसे कलेक्टिव ब्रेथ रोककर बैठी हो, क्योंकि इनमें से हर एक इवेंट अपने कॉन्सिक्वेंसेस के साथ सामने आ रहा है, अपनी ह्यूमन स्टोरीज के साथ, जिसमें लॉस, डिफायंस और फियर शामिल है। यहाँ टॉप 6 ब्रेकिंग न्यूज स्टोरीज दी गई हैं जो आपको अभी जाननी चाहिए। हम इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में से हर एक को ब्रेक डाउन करेंगे। आपको हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑन द ग्राउंड से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्ट एनालिसिस देंगे ताकि आप एक टर्मोइल भरी दुनिया को समझ सकें। हम आपको फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और हेडलाइंस के पीछे का ह्यूमन एलिमेंट देना चाहते हैं। यह एक पैक्ड प्रोग्राम है और डिटेल्स हर मिनट बदल रही हैं। दुनिया भर से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें। आज रात की मुख्य खबर, इजरायल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष में एक बड़ा और खतरनाक तनाव बढ़ गया है। सुबह के शुरुआती घंटों में ईरान के खास ठिकानों जैसे नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और इस्फहान के आसपास के मिलिट्री बेसों के पास कई तेज धमाकों की खबरें आने लगीं। इजरायली अधिकारियों ने अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के सूत्रों का मानना है कि यह एक पहले से प्लान किया हुआ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हमला था, जिसका मकसद ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस और मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर को कमजोर करना था। इस ऑपरेशन का पूरा पैमाना अभी भी साफ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच अब तक का सबसे सीधा टकराव है। हालात की गंभीरता को और बढ़ाते हुए क्षेत्र के सूत्रों से जनरल हुसैन सलामी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर के बारे में अनकन्फर्म लेकिन लगातार खबरें आ रही हैं। कई आउटलेट्स बता रहे हैं कि उनकी एक स्ट्राइक में मौत हो गई है। अगर यह सच है तो यह ईरानी शासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और लगभग निश्चित रूप से एक बड़े और शायद अनप्रेडिक्टेबल जवाब को ट्रिगर करेगा। ईरान के नेताओं ने पहले ही स्टेट टेलीविजन पर आकर इस कायरतापूर्ण झायोनी आक्रामकता के लिए करारा और अफसोसनाक बदला लेने की कसम खाई है। दुनिया अब ईरान के अगले कदम का इंतजार कर रही है। इसका तुरंत असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ा। इस खबर पर तेल की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़ गईं, फिर थोड़ी कम हुई और टोक्यो से लंदन तक के स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स और गोल्ड की सेफ्टी में चले गए। एयरलाइंस पहले ही ईरान और पड़ोसी देशों के एयर स्पेस से बचने के लिए अपनी फ्लाइट्स को रीडायरेक्ट कर रही हैं। यह अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा। आर्थिक और भू राजनीतिक झटके पहले ही पूरे ग्रह पर महसूस किए जा रहे हैं। पेंटागन ने कंफर्म किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन जोर देकर कहा कि वे इजरायली ऑपरेशन में शामिल नहीं थीं। अब हम एशिया से आई एक दिल दहला देने वाली खबर की ओर बढ़ते हैं। एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI-171 जो दिल्ली से सिंगापुर जा रही थी, मलेशियाई बॉर्डर के पास घने जंगलों में क्रैश हो गई है। यह एयरक्राफ्ट एक बोइंग 777 में 289 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे। रेस्क्यू टीम्स बहुत मुश्किल इलाके का सामना करते हुए क्रैश साइट पर पहुंच गई हैं और उन्होंने बताया कि भारी जान माल का नुकसान हुआ है। घटनास्थल से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जिनमें मलबा फैला हुआ दिख रहा है और फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स का मुश्किल काम दिख रहा है। क्रैश का कारण अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चला है और इस पर अटकलें लगाना गलत होगा। अभी हमारा पूरा ध्यान रेस्क्यू के काम पर और उन परिवारों को सपोर्ट करने पर है जिन्हें सबसे बुरी खबर मिली है। इस दुखद घटना के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण यह है कि अधिकारियों ने बताया है कि एक अकेला सर्वाइवर है। बताया गया है कि मलबे के पास एक छोटा बच्चा होश में मिला था और उसे एयरलिफ्ट करके एक रीजनल हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी हमारे पास बच्चे की हालत या पहचान के बारे में और जानकारी नहीं है,
लेकिन इस भयानक घटना में किसी का भी जीवित बचना, रेस्क्यू वर्कर्स इसे एक चमत्कार कह रहे हैं। एयरलाइन ने परिवारों के लिए एक क्राइसिस सेंटर बनाया है और इंडिया, सिंगापुर और मलेशिया के अधिकारी रिस्पांस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यह एक ऐसी दुखद घटना के सामने एक सच्चा इंटरनेशनल एफर्ट है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंडिया के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और बोइंग के इन्वेस्टिगेटर्स घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि अधिकारियों ने बताया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, दोनों मलबे से बरामद कर लिए गए हैं। ये डिवाइस फ्लाइट AI-171 के आखिरी पलों में क्या हुआ, यह समझने के लिए बहुत जरूरी है। एनालिसिस एक लंबी और बारीकी से की जाने वाली प्रक्रिया होगी, लेकिन यह दुखित परिवारों को जवाब देने और यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी उम्मीद है कि ऐसी आपदा दोबारा न हो। इस भयानक नुकसान से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ईरान पर इजराइल के हमलों और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की धमकियों के सीधे जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ने क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने बगदाद, इराक और कुवैत में अपने दूतावासों से सभी गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत वापस बुलाने का आदेश दिया है। पेंटागन ने अपनी बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के गैर जरूरी कर्मचारियों के लिए भी ऐसा ही आदेश जारी किया है, जिसमें बहरीन का नौसैनिक बेस भी शामिल है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स 5th फ्लीट रहती है। ये एक साफ संकेत है कि वॉशिंगटन एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के खतरे को बहुत गंभीरता से ले रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट में बढ़े हुए तनाव और तेजी से अनप्रेडिक्टेबल होते सुरक्षा हालात का जिक्र किया गया है। यह ऐसा कदम नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। इन वापसी से लॉजिस्टिक्स की बड़ी चुनौतियां पैदा होती हैं और यह क्षेत्र की शॉर्ट टर्म स्थिरता में भरोसे की कमी का संकेत देता है। यह सहयोगियों और दुश्मनों दोनों को यह मैसेज भी देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें इजराइल के हमलों के बदले में अमेरिकी हितों पर सीधे या प्रॉक्सी हमले शामिल हो सकते हैं। बगदाद में दूतावास, जो भारी किलेबंद ग्रीन जोन में स्थित है, पहले भी ईरान समर्थित मिलिशिया का लगातार निशाना रहा है। इस क्षेत्र में हजारों अमेरिकी डिप्लोमेट्स, सैनिकों और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यह बहुत तनावपूर्ण समय है। जबकि जरूरी कर्मचारी अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे, ये कमी उस बहुत बड़े खतरे को उजागर करती है जिसका वे सामना कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने यह भी पुष्टि की है कि वह क्षेत्र में अपनी संपत्तियों को फिर से तैनात कर रही है, जिसमें संभवतः पैट्रियट मिसाइल बैटरी जैसी एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं, ताकि शेष बलों को बेहतर सुरक्षा मिल सके। ध्यान फोर्स प्रोटेक्शन और डी-एस्केलेशन पर है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिकी सैनिक और डिप्लोमेट्स अब एक संभावित बारूद के ढेर के फ्रंट लाइन पर हैं। मेडिटेरेनियन के पानी में भी टेंशन्स बहुत ज्यादा हैं। इजरायली नेवी ने कंफर्म किया है कि उन्होंने एक एड वेसल मैडलिन को इंटरसेप्ट किया है, जो जून 2025 गाजा फ्लोटिला का हिस्सा था। यह शिप गाजा स्ट्रिप की नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे इजरायल अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी मानता है। फ्लोटिला के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि उनका मिशन पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन था, जिसका मकसद गाजा के रेजिडेंट्स तक मेडिकल सप्लाईज, फूड और बिल्डिंग मटेरियल्स पहुंचाना था। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हालांकि कहा कि वेसल ने अपनी जर्नी को कोऑर्डिनेट नहीं किया और एशडॉड के पोर्ट पर सिक्योरिटी इंस्पेक्शन के लिए कोर्स बदलने की कॉल्स को इग्नोर किया। यह इंटरसेप्शन इंटरनेशनल वाटर्स में हुई थी, जो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है और जिस पर मैरिटाइम लॉ एक्सपर्ट्स डिबेट करेंगे। IDF के अनुसार बोर्डिंग पीसफुल थी और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। हालांकि शिप पर मौजूद एक्टिविस्ट की कहानी कुछ और है। कम्युनिकेशंस कटने से पहले की सोशल मीडिया पोस्ट्स में अग्रेसिव टैक्टिक्स का आरोप लगाया गया था। मैडलिन पर मौजूद सभी एक्टिविस्ट और क्रू को डिटेन कर लिया गया है और उन्हें प्रोसेसिंग और लाइकली डिपोर्टेशन के लिए इजरायल ले जाया जा रहा है। यह एक फेमिलियर पैटर्न है जो हमने पिछले कई सालों में फ्लोटिला अटेम्प्ट्स के साथ देखा है। इस इंसिडेंट को खास बात यह बनाती है कि इसमें हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स भी शामिल थे। डिटेन किए गए लोगों में स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपियन पार्लियामेंट का कम से कम एक सर्विंग मेंबर भी शामिल है। उनकी इन्वॉल्वमेंट का मकसद गाजा की सिचुएशन पर ग्लोबल अटेंशन खींचना था और उनकी डिटेंशन से इस इंसिडेंट के इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फॉलआउट में अनडाउटेडली इजाफा होगा। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही इजरायल से अपने पार्लियामेंटेरियन की स्टेटस पर इमीडिएट क्लैरिफिकेशन की डिमांड की है और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इस इंटरसेप्शन को अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन मिशन कहकर
कंडेम कर रहे हैं। और यहाँ अपने देश में सिविल अशांति और प्रेस पर हमलों की एक परेशान करने वाली कहानी। लॉस एंजल्स में संघीय इमिग्रेशन छापों की एक नई लहर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं और प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकार खुद को बीच में फंसा हुआ पाए हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार पिछले 48 घंटों में 30 से ज्यादा रिपोर्टर, फोटो जर्नलिस्ट और कैमरा ऑपरेटर घायल हुए हैं या उन्हें हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट्स में एक अराजक दृश्य का वर्णन किया गया है, जहां पत्रकारों को, जिनके पास प्रेस के स्पष्ट पहचान पत्र थे, कथित तौर पर कानून प्रवर्तन और कुछ प्रदर्शनकारियों दोनों द्वारा निशाना बनाया गया। छोटों में रबर की गोलियों और लाठियों से लगे घाव से लेकर आंसू गैस से सांस लेने में तकलीफ तक शामिल है। कई पत्रकारों के उपकरण, कैमरे और फोन जानबूझकर तोड़ दिए गए या जब्त कर लिए गए। ये किसी अराजक भीड़ में हुई रैंडम घटनाएं नहीं हैं। प्रेस स्वतंत्रता के पैरोकार इसे जमीन पर हो रही घटनाओं के दस्तावेजीकरण को रोकने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बता रहे हैं। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह इन घटनाओं की समीक्षा कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि उसके अधिकारी एक अस्थिर और खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे थे। हालांकि जो फुटेज सामने आया है उससे पता चलता है कि पुलिस के आदेशों का पालन करने के बावजूद भी पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा था। यह स्थिति गंभीर फर्स्ट अमेंडमेंट चिंताओं को उठाती है। एक स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र का आधार है और बिना हमले या गिरफ्तारी के डर के सिविल अशांति पर रिपोर्ट करने की उसकी क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। ACLU और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे संगठनों ने कड़ा विरोध जारी किया है, जिसमें तत्काल जांच और हिरासत में लिए गए किसी भी पत्रकार के खिलाफ आरोप हटाने की मांग की गई है। उन पुरुषों और महिलाओं के लिए जो केवल अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे, घटनाओं के साक्षी बनने और तथ्यों को रिपोर्ट करने के लिए अमेरिका के एक शहर की सड़कों पर ये कुछ दिन बहुत क्रूर और डरावने रहे हैं। इन सभी ग्लोबल इवेंट्स के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस पर वापस आते हुए हम एक ऐसा मार्केट देख रहे हैं जो वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी से भरा है। US डॉलर, जो अक्सर संकट के समय में एक सेफ हेवन होता है, आश्चर्यजनक रूप से 2025 में अपने सबसे निचले पॉइंट पर गिर गया है। एनालिस्ट्स कई फैक्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स मिक्स की ओर इशारा कर रहे हैं। जबकि मिडिल ईस्ट से जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है, US इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होने के लगातार संकेत कई ट्रेडर्स को यह शर्त लगाने पर मजबूर कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व को उम्मीद से पहले इंटरेस्ट रेट्स कम करने होंगे, जिससे डॉलर को होल्ड करना कम अट्रैक्टिव हो जाएगा। इससे मार्केट्स में एक अजीब डाइवर्जेंस पैदा हो गया है। जबकि इंटरनेशनल इंडेक्स, खासकर एशिया और यूरोप में ईरान की खबरों से प्रभावित हुए हैं, S&P 500 और नैस्डैक जैसे US स्टॉक इंडेक्स ने मामूली तेजी जारी रखी है। ऐसा लगता है कि फिलहाल डोमेस्टिक इकोनॉमिक न्यूज अमेरिकन इन्वेस्टर्स के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल उथल-पुथल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉलर में गिरावट कूलिंग इन्फ्लेशन के साथ मिलकर US कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है, खासकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। यह एक नाजुक बैलेंस है जो किसी भी समय बिगड़ सकता है, हालांकि किसी को भी कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे अक्सर मार्केट का फेयर गेज कहा जाता है, काफी बढ़ गया है। तेल की कीमतों में उछाल अगर जारी रहा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को फिर से बढ़ा सकता है और फेडरल रिजर्व के फैसलों को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। और गोल्ड और स्विस फ्रैंक जैसी सेफ हेवन एसेट्स में लगातार तेजी यह दिखाती है कि जबकि कुछ इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक पॉलिसी पर फोकस कर रहे हैं, मार्केट का एक बड़ा हिस्सा प्रभाव के लिए तैयार है। इस बहुत वास्तविक संभावना के खिलाफ हेजिंग कर रहा है कि हम आज रात जिन सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की रिपोर्ट कर रहे हैं, वे एक बहुत बड़े और आर्थिक रूप से ज्यादा नुकसानदेह ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकते हैं। जैसा कि हमने आज रात देखा है, दुनिया एक चाकू के धार पर है। मिडिल ईस्ट में मिलिट्री ब्रिंकमैनशिप से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में जानमाल का दुखद नुकसान और हमारी अपनी सड़कों पर सिविल डिसऑर्डर, ये स्टोरीज आपस में गहरी तरह से जुड़ी हुई हैं। ईरान में एक स्ट्राइक से ग्लोबल इकोनॉमी में असर पड़ता है, जिससे आपको गैस के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है और आपकी सेविंग्स की वैल्यू पर असर पड़ता है। मेडिटेरेनियन में एक्टिविस्ट्स की डिटेंशन से एक डिप्लोमेटिक हिसाब किताब होता है। हर इवेंट एक कॉम्प्लेक्स और तेजी से नाजुक होती टेपेस्ट्री का एक धागा है। एक ही चीज जो कांस्टेंट है वह है इंसानी कीमत, जिसे तेहरान से लॉस एंजल्स तक के परिवार महसूस करते हैं। हम इन डेवलपिंग सिचुएशंस के हर एंगल को फॉलो करते रहेंगे। हमारी टीमें आपको सबसे सटीक अप टू द मिनट जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं।
आज रात जो सवाल उठे हैं वे बहुत बड़े हैं और उनके जवाब आने वाले दिनों और हफ्तों में हमारी दुनिया को आकार देंगे। क्या ईरान का जवाब मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से युद्ध में धकेल देगा? क्या इन्वेस्टिगेटर्स एयर इंडिया क्रैश का कारण ढूंढ पाएंगे? क्या यूएस में प्रेस फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा? इन डेवलपिंग स्टोरेज पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अनसर्टेनिटी के समय में इन्फॉर्मेड रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम आपसे भी सुनना चाहते हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सी स्टोरी को सबसे करीब से फॉलो कर रहे हैं। आपकी चिंताएं क्या हैं? आप किन सवालों के जवाब चाहते हैं? आपका पर्सपेक्टिव इस बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुरक्षित रहें और शुभ रात्रि।